हेलो डिएवियंस, चलिए सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 11 को रिवाइज करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें कि कम समय में हम लोग चैप्टर के हर टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इस बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैप्टर के नोट्स का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट www.davguru.in पे जाना होगा। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ लैंडमार्क इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्टार्टिंग ऑन May 10, 1857 विद अ म्यूटिनी एट द मेरठ कंटोनमेंट। रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत मानी जाती है 10 मई 1857 से, जब मेरठ कंटोनमेंट के सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम लोग आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो हमारा देश 90 साल पहले 1857 में ही आज़ाद हो जाता। थोड़ा सा हम आपको टाइमलाइन बता देते हैं कि May 10, 1857 को मेरठ कंटोनमेंट के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसके पहले भी कुछ हुआ था। 8 अप्रैल को, लगभग एक महीना पहले, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी क्यों दी गई थी? क्योंकि इसके कुछ दिन पहले 29 मार्च को मंगल पांडे ने भी विद्रोह किया था बैरकपुर कंटोनमेंट में। बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी सोल्जर्स मार्च टू दिल्ली एंड प्रोक्लेम्ड द एज्ड मुगल एम्पेरर बहादुर शाह जफर टू एज शहनशाह ए हिंदुस्तान। ये जो मेरठ कंटोनमेंट के सैनिक थे वो लोग मार्च करके, पैदल चल के दिल्ली जाते हैं, सब लोग को जगाते हुए कि चलो चलो आज तो अंग्रेजों को हम लोग उखाड़ ही फेंकेंगे। और ये लोग पहुंचते मुगल एम्पेरर के पास, जो कि बहादुर शाह जफर टू था, और उसको टाइटल दे देते हैं शहनशाह ए हिंदुस्तान का। मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि आप हमारे शहनशाह है, क्या आप अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे हैं? आपको हम राजा बनाएंगे, हमारी मदद कीजिए अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में। Although started by sepoys, the revolt saw participation from peasants, artisans and rulers uniting different sections of society against foreign domination. ये आंदोलन शुरू तो हुआ था सिपाहियों के द्वारा, लेकिन सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे ताकि यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाया जा सके। While the British call it the Sepoy Mutiny, Indian historians call it the First War of Independence. अंग्रेज इसको बस सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, मतलब एक साधारण सा विद्रोह हुआ था सिपाहियों के द्वारा, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन हम लोग इसको मानते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एज इट वाज द फर्स्ट टाइम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फाउट टुगेदर एज वन नेशन। पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारत के हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आने वाले लोग साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट। ये विद्रोह हुआ क्यों? इसके पीछे कोई कारण था या सबको सपना आया था कि चलो चलो एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाते हैं? नहीं, इसके पीछे कई सारे कारण थे और उसके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। द अपराइजिंग वॉज नॉट सडन अकरेंस बट द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस अक्रॉस सेवरल डोमेन्स। अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ अलग अलग तरह से लोगों का गुस्सा फूट रहा था, और वही एक समय इतना बढ़ चुका था कि सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद और भी कारण है, इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस में बताया गया है, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस क्रिएटेड डीप रिसेंटमेंट अमॉन्ग इंडियन रूलर्स। अंग्रेज लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसके लिए वो लोग लेकर आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब अगर किसी राजा का अपना पुत्र नहीं है तो वो राज्य जो है वो अंग्रेजों का हो जाएगा, ऐसा नियम था। उसके बाद उन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी किया था, मतलब राजा से इस तरह का अलायंस वो लोग कर लेते थे कि तुम अपना सैनिक मत रखो, मेरा सैनिक तुम्हारे राज्य में रहेगा, और तुम्हें कोई दिक्कत होगा तो मेरा सैनिक लड़ेगा, बदले में बस तुम्हें थोड़ा सा पैसा देना होगा, और तुम्हारे दरबार में मेरा एक आदमी रहेगा। तो इस तरह का अलायंस वो लोग करते थे। इससे भारत के राजा नाखुश थे और बाद में यही विद्रोह का कारण बना। द एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स लाइक झांसी, सातारा, नागपुर and the 1856 annexation of अवध on grounds of misgovernment एंगर्ड मेनी। उन्होंने इन सारे राज्यों को ये कहकर अपने कब्जे में ले लिया था कि यहाँ पर मिस गवर्नमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे राजकाज अच्छे से नहीं चल रहा है, हमें यहाँ पे शासन करने दो, हम सब कुछ अच्छा कर देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है द रिफ्यूजल टू पे पेंशंस टू रूलर्स लाइक नाना साहेब,
जो कि एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, एंड डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर फर्दर फ्यूल्ड द फायर। वो नाना साहब को पेंशन नहीं देने लगे थे, ये कहकर कि नाना साहब जो हैं वो क्या हैं, एडॉप्टेड सन है पेशवा बाजीराव के, और उसके साथ साथ वो लोग मुगल एम्पायर्स का डिसरिस्पेक्ट करने लगे थे। ये सब भी कारण बना कि बाद में सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इकोनॉमिक कॉजेस में पहला पॉइंट है द ब्रिटिश शैटर्ड द ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भारत के जो गांव थे वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, उसको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था। हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड्स एंड रिजिड कलेक्शन मेथड्स ruined the peasantry, forcing many into hands of money lenders। अंग्रेजों ने भारत के किसानों को बर्बाद कर दिया था और सब लोग मनी लेंडर्स के चक्कर में फंस गए थे, वो लोग कर्ज चुका ही नहीं पा रहे थे। अंग्रेजों ने भारत के हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद कर दिया था ताकि वो लोग अपना बनाया हुआ सामान भारत में बेच सके। इसके कारण से भारत के जो आर्टिजन्स थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। ये सब जो है बाद में रिवोल्ट का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। पहला पॉइंट इसमें है इंटरफेरेंस इन इंडियन सोशल कस्टम्स सच एज एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा एंड लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज वाज व्यूड विथ सस्पिशन। अंग्रेजों ने सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया था और विडो रीमैरिज को अलाउ कर दिया था, जिससे कि भारत के लोगों में सस्पिशन बढ़ गया था कि अंग्रेज कहीं हमारे धर्म को ही न बदल दें। द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वर सीन एज अटेम्प्ट टू कन्वर्ट इंडियंस। अंग्रेजों ने भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज को बुला लिया था ताकि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, और वेस्टर्न एजुकेशन को वो लोग प्रमोट करते थे, और इससे भी भारत के लोग नाखुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत के लोगों को वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू क्रिश्चियनिटी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रिटिश क्रिएटेड अ वाइड गल्फ बिटवीन रूलर्स एंड रूल्ड। अंग्रेज लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे क्योंकि वो लोग वाइट थे, और इंडियंस को वो लोग बुरा मानते थे, अपने से नीचा मानते थे, और इस कारण से अंग्रेज और इंडियंस के बीच में एक बहुत ही बड़ा गैप क्रिएट हो गया था। नेक्स्ट है मिलिट्री काउजेस, ये भी रिवोल्ट का कारण बना था। पहला पॉइंट है इंडियन सिपॉइज वर पेड सिग्निफिकेंटली लेस देन ब्रिटिश सोल्जर्स एंड हैड नो प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रमोशन टू हायर रैंक्स। इंडियन सैनिकों को कम पैसा दिया जाता था ब्रिटिशर्स के मुकाबले, और उनको हायर रैंक पर प्रमोट भी नहीं किया जाता था। द जनरल सर्विस Enlistment Act, which required सिपाही to serve overseas, violated religious taboos of the time। उस समय ऐसी मान्यता थी कि अगर हम भारत के बाहर समुद्र को पार करके कहीं जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा उस समय के लोगों का मानना था। लेकिन ये जो एक्ट आया था इसके तहत अंग्रेज लोग भारत के सैनिकों को बाहर कहीं पर युद्ध होता था, उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वहाँ पे ले जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के लोग नहीं जाना चाहते थे, इस कारण से भी वो लोग नाखुश थे। और नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इंडियन टू ब्रिटिश सोल्जर वर वेरी हाई, गिविंग द सिपाही कॉन्फिडेंस इन देयर नंबर्स। भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी अंग्रेजी सैनिकों के मुकाबले, इससे भी उनको कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग कुछ तो कर सकते हैं, हम इनको भगा ही सकते हैं, तो ये भी एक कारण बना। और लास्ट है इमीडिएट काउज। 1857 में भी तो कुछ हुआ होगा जो कि अचानक से सबका पुराना गुस्सा फूट उठा। अब यहाँ पे बताया है वही चीज़। The introduction of the infield rifle required soldier to bite off the ends of cartridge, rumored to be greased with the fat of cows and pigs। उस समय इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी जो गोलियां होती थी ना उसको दांत से तोड़ना पड़ता था फायर करने से पहले, उसको लोड करने से पहले, और उसमें ऐसा र्यूमर फैल गया था कि उसमें जो ग्रीस जैसा लगा हुआ है ना वो गाय और सुअर की चर्बी है, जो कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के अगेंस्ट था। दिस ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, एक्टिंग एज द फाइनल स्पार्क फॉर द रिवोल्ट। और यही फाइनल स्पार्क बना, यही वो चिंगारी थी जिसके कारण पुराना सारा गुस्सा फूट उठा और सब लोग अंग्रेज के विरोध में हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट शुरू कैसे हुआ और अंत कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे भाई, हम तुम्हारा कार्टिलेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसको दांत से नहीं तोड़ेंगे, और वो लोग ऑफिसर्स पे अटैक कर देते हैं, और ये अर्ली हीरो बन जाते हैं इस रेसिस्टेंस का, मतलब पहले हीरो बन जाते हैं जो कि इस लड़ाई की शुरुआत करते हैं। उसके बाद मेरठ में भी विद्रोह होता है। उससे मेरठ में विद्रोह होने से पहले मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। ये क्या था, मार्च था, तो 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद मेरठ के सैनिक भी विद्रोह करते हैं। फॉलोइंग द मेरठ म्यूटिनी सिपाही कैप्चर्ड दिल्ली एंड
टर्न इट इनटू द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। वो लोग दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ पे बहादुर शाह जफर को अपने पक्ष में कर लेते हैं और उसके बाद दिल्ली को रिवोल्ट का सेंटर बना देते हैं। उसके बाद रिवोल्ट जो है फैलता है, स्प्रेड होता है। द अपराइजिंग क्विकली स्प्रेड टू कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, आरा एंड ग्वालियर। इन सब एरिया में ये रिवोल्ट जो है फैल जाता है। धीरे धीरे बात जो है फैलती है और वहाँ के लोग भी इनके पक्ष में हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ लीडर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहेब और तांत्या टोपे, लखनऊ से लीड कर रही थी बेगम हजरत महल, झांसी से लीड कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई और बिहार से लीड कर रहे थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट टॉपिक है सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट को दबा दिया गया, अंग्रेज सक्सेसफुल रहे इस रिवोल्ट को ख़त्म करने में, तभी तो उस समय आज़ाद नहीं हुआ ना। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। डिस्पाइट ऑफ हीरोइक एफर्ट्स ऑफ द रेबल्स, द ब्रिटिश colonial पावर सप्रेस द रिवोल्ट रूथलेसली यूजिंग सुपीरियर रिसोर्सेज एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अंग्रेजों के पास रिसोर्सेज की कमी थी नहीं, मिलिट्री उनके पास था ही, इसकी मदद से उन्होंने इस रिवोल्ट को दबा दिया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857। सितंबर में दिल्ली को दोबारा अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। बहादुर शाह जफर वॉज एग्जाइल टू रंगून। बहादुर शाह जफर को रंगून के जेल में डाल दिया गया। रंगून में एक जेल हुआ करता था जहाँ पे अंग्रेज लोग सबको रखा करते थे। एंड हिज सन वर किल्ड, और उसके बेटों को मार दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई डाइड ऑन द बैटलफील्ड। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में ही मर जाती हैं। एंड अदर लीडर्स वर ईदर कैप्चर्ड और फोर्स्ड इनटू हाइडिंग। और दूसरे लीडर्स को या तो कैप्चर कर लिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है, या तो उनको छिपना पड़ता है, कहीं कहीं वो लोग भागते फिरते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया है कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, आखिर कमी क्या थी, हम लोग कहाँ पीछे रह गए। पहला पॉइंट है लैक ऑफ यूनाइटेड लीडरशिप। कोई एक यूनाइटेड लीडरशिप हमारे पास नहीं था, कोई एक लीडर नहीं था जो कि सबको लीड कर सके। देयर वॉज नो सिंगल सेंट्रलाइज्ड प्लान और लीडर टू कोऑर्डिनेट द वेरियस रेबल ग्रुप्स। अलग अलग रेबल ग्रुप्स उस समय थे, लेकिन सबके साथ कोऑर्डिनेट करने वाला कोई नहीं था। लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली द साउथ एंड वेस्ट रिमेंड अनअफेक्टेड। भारत का दक्षिणी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा अनअफेक्टेड रह गया, वहां तक ये रिवोल्ट पहुंच ही नहीं पाया। ये रिवोल्ट कुछ ही एरिया में सीमित होकर रह गया, ये भी दूसरा कारण था। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिसोर्सेज। इंडियंस के पास उस समय रिसोर्सेज की कमी थी। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिसोर्सेज। इंडियंस के पास उस समय रिसोर्सेज की कमी थी, उनके पास हथियार भी बहुत कम थे। द रेबल्स फाउट विथ ट्रेडिशनल वेपन्स लाइक सॉर्ड एंड स्पेयर्स। उस समय तलवार और भाले का इस्तेमाल करके ही वो लोग लड़ पा रहे थे अगेंस्ट द मॉडर्न राइफल्स एंड आर्टिलरी ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार हुआ करते थे। नेक्स्ट है लॉयल्टी ऑफ सम इंडियन रूलर्स। उस समय भी बहुत सारे भारत के राजा थे जो कि अंग्रेजों के लॉयल हुआ करते थे। सेवरल लोकल रूलर्स एंड द एडुकेटेड एलीट सपोर्टेड द ब्रिटिश और रिमेंड न्यूट्रल। उस समय जो पढ़े लिखे सो कॉल्ड जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग उस समय भी अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे, या तो सपोर्ट करते थे या वो लोग न्यूट्रल ही रहते थे। इस कारण से भी ये रिवोल्ट फेल हुआ। और अंतिम कारण है सुपीरियर ब्रिटिश कम्युनिकेशन। अंग्रेजों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। हमारा रिवोल्ट क्यों नहीं फैल पाया? क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन का सिस्टम ही नहीं था। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हेल्प द ब्रिटिश कोऑर्डिनेट देयर मिलिट्री मूवमेंट रैपिडली। उनके पास इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हुआ करता था, जिसकी मदद से वो लोग कहीं भी सैनिक हो उसको तुरंत संदेश भेज देते थे कि वहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है, जाओ उसको ख़त्म करो। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण ये रिवोल्ट जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट। जब ये रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया तो क्या उसके बाद कुछ चेंजेस आए या सब कुछ वैसा का वैसा ही रह गया? तो नहीं, बहुत सारे चेंजेस आए और सबसे बड़ा चेंज था एंड ऑफ कंपनीज रूल। अभी तक भारत में एक कंपनी शासन करती थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी ही थी ना, वही शासन करती थी। ब्रिटेन की महारानी अभी तक भारत पर शासन नहीं करती थी। लेकिन जब ये रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डर गई, वो गए महारानी के पास और बोले कि हमसे अब इंडिया नहीं संभलने वाला है, आप कुछ करो। तो ब्रिटेन की महारानी सारा पावर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ये जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय। और अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको वॉइस रॉय का टाइटल दे दिया गया, एक्टिंग एज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन।
और वो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गया किसका, तो ब्रिटेन की महारानी का। उसके बाद ब्रिटेन की महारानी प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 लेकर आती है ताकि भारत के लोगों को शांत किया जा सके और आगे फिर से ऐसा रिवोल्ट ना हो। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन प्रोमिस डेट द ब्रिटिश वुड नॉट एनेक्स एनी मोर इंडियन स्टेट्स। ये जो प्रोक्लेमेशन एक्ट था इसके तहत उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम अब किसी भी इंडियन स्टेट को एनेक्स नहीं करेंगे, उसको अपने कब्जे में नहीं लेंगे। इट गारंटीड रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रॉमिस द इंडियंस वुड बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि हम रिलीजियस मैटर से दूर ही रहेंगे और हम इंडियंस को भी मौका देंगे कि वो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में अपना योगदान दे पाएँ। उसके बाद उसने आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज किया, क्योंकि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, क्योंकि आर्मी में इंडियंस ही ज़्यादा थे और ब्रिटिशर्स कम थे, तो इसको भी उन्होंने ठीक किया। द रेशियो ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज टू प्रिवेंट फ्यूचर म्यूटिनीज। फ्यूचर में ऐसा म्यूटिनी फिर ना हो, इसके लिए ब्रिटिशर्स को बढ़ाया गया, इंडियंस को कम किया गया। स्ट्रेटेजिक पोजीशंस लाइक आर्टिलरी वर केप्ट एक्सक्लूसिवली इन ब्रिटिश हैंड्स। जो भी हथियार हुआ करते थे उसको अंग्रेजों के हाथों में रखा जाने लगा। मतलब पहले कहीं कहीं इंडियंस के हाथों में भी था, लेकिन अब स्ट्रिक्टली अंग्रेजों के हाथों में उसको रखा जाने लगा। और लास्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। द कॉस्ट ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट वॉज पाइल्ड ऑन टू द इंडियन टैक्स पेयर्स, फर्दर ड्रेनिंग द नेशन वेल्थ। ये जो रिवोल्ट को दबाने में जितना खर्चा हुआ ना, वो खर्चा कहाँ से निकाला? ब्रिटेन की महारानी अपना पर्स से थोड़ी दी, वो इंडियन टैक्स पेयर्स के ऊपर जर दिया गया, वो सारा पैसा उन्हीं से वसूला गया और इस तरह से इंडिया से और ज़्यादा वेल्थ को ड्रेन किया जाने लगा। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया है, बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी वाज फुली रीइस्टैब्लिश्ड। ये जो 1857 से 1859 का जो समय था उस बीच में पूरा टर्मोइल हुआ, लेकिन 1859 के एंड आते आते फिर से अंग्रेजों ने इंडिया पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। However, the revolt of 1857 served as a permanent source of inspiration for future freedom struggles and its heroes become household names in India. लेकिन 1857 को आज भी हम याद करते हैं, ये एक इंस्पिरेशन था आने वाले रिवोल्ट्स के लिए, आने वाले विरोधों के लिए, और उनके जो लीडर्स थे उनको आज भी हम लोग याद करते हैं। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे, इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। परचेज करने के लिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।